बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद काशिफ और आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव पीपल कमीशन पर। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का कोर्स जारी है और आज के इस क्लास में हम लर्न करेंगे कि एक सेल्स पर्सन टेबल किस तरह ऐड करना है हमने अपने मॉडल के अंदर। अगर आप मेरे पिछले लेसन से आगाह नहीं हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, आप या मेरी प्लेलिस्ट पे जाके पावर बीआई कोर्स पे वहाँ पर आप पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं और फिर इधर मेरे साथ साथ 4th क्लास में फॉलो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे कि एक सेल्स पर्सन टेबल किस तरह हमने एक मॉडल में ऐड करना है, जो कि हम अपनी पिछली फाइल साथ लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा डेक्स के बारे में बताऊंगा और फिर मॉडलिंग करेंगे हम थोड़ी सी अपने टेबल के अंदर, और एक और नया टेबल भी ऐड करेंगे अपनी PBIX फाइल पर, और वहाँ पर साथ साथ आपको गाइड करता जाता हूँ कि हमने वहाँ पर क्या क्या बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि हम चलेंगे ट्रांसफॉर्म के ऊपर, और ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद क्योंकि मैंने सेल्स पर्सन का टेबल बनाना है तो मैं सेल्स के टेबल का ही ज़रा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि सेल्स पर्सन मेरे इसी के अंदर है। क्योंकि मैं एक अलग से यूनिक टेबल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें एक ही मरतबा सेल्स पर्सन आ रहे हैं। तो मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ सेल्स पर्सन का, या इसका कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं आप, और मैं इसको नाम दे देता हूँ सेल्स पर्सन का। इस टेबल को मैं नाम दे दिया सेल्स पर्सन का, और अब मैं इसमें कुछ और स्टेप्स करूँगा। पर्पज़ क्या है मेरा इसमें कि मैंने ये सेल्स पर्सन की रेपुटेशन और ये इसको ख़त्म करनी है और एक यूनिक सेल्स पर्सन का टेबल बनाना है। तो एक तो मैं ये काम करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई रोज़ हैं जो कि ब्लैंक आ रही हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ब्लैंक रोज़ को भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए एक स्टेप भी ऐड हो गया है। उसके बाद मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो कॉलम है इंपॉर्टेंट जो मैंने रखने हैं वो है एक सेल्स पर्सन की यूनिक की, और सेल्स पर्सन का नाम क्या है और उनका सुपरवाइज़र कौन है और उनका मैनेजर कौन है। ये कॉलम सिर्फ मैंने रखने हैं और बाकी कॉलम्स को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर लें और यहाँ तक मैनेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। हम शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक क्लिक कर लेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएंगे और मैं जाऊँगा रिमूव कॉलम्स पे। रिमूव कॉलम करूँगा तो जो सिलेक्टेड कॉलम्स है वो रिमूव हो जाएंगे। रिमूव अदर कॉलम्स करूँगा तो जो अनसिलेक्टेड कॉलम है वो रिमूव हो जाएंगे और सिलेक्टेड वाले रह जाएंगे। तो रिमूव अदर कॉलम्स करूँगा तो ये मेरे पास आप देखें सिर्फ वही 4 कॉलम रह गए जिनकी मैं बात कर रहा था। सेल्स पर्सन की रह गया आपके पास, सेल्स पर्सन रह गया, सुपरवाइजर रह गया और मैनेजर रह गया। अब उसके बाद हम करते हैं कि डुप्लीकेट्स रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव कॉलम पे मैं जाऊंगा, रिमूव रोज पे, सॉरी रिमूव रोज पे जाऊंगा क्योंकि रोज में मेरे पास रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्लिक करूंगा रिमूव डुप्लीकेट्स पे। रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूंगा तो ये जितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं वो मेरे सामने ले आएगा। तो आप देखें ये कुल मिला के टोटल 12 सेल्स पर्सन है और उनके ये 12 सुपरवाइजर्स हैं और 12 मैनेजर्स हैं। मैनेजर और सुपरवाइज़र ऑब्वियसली रिपीट हो सकते हैं, लेकिन सेल्स पर्सन जो उनसे हैं वो मेरे पास यूनिक ही है और हर एक की एक यूनिक की है। और इसके बाद मैं ये करूँगा कि मैंने सेल्स पर्सन टेबल बना लिया तो मैं इसको पहले अप्लाई कर लूँगा। यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा और अप्लाई करने के बाद क्लोज करूँगा। डायरेक्ट क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि फिर ओकेजनली अगर आपको किसी बड़ी फाइल के साथ काम करना पड़ जाए तो ये बाज़ का एरर्स आना शुरू हो जाते हैं और फिर रिमूव नहीं होते। तो यहाँ पर अब मैं क्लोज एंड अप्लाई कर लूँगा। क्लोज एंड अप्लाई करूँगा तो ये जो मेरे पास आप राइट साइड पे देखिए ये टेबल भी आ चुका है और ये मॉडल में लोड भी हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने मॉडल को ज़रा एक नज़र देख लेता हूँ कि ये कहाँ पर आया। अब आप देखिए एक सेल्स पर्सन के लिहाज से ना एक टेबल ऐड हो चुका है। अब इसने इसका एक ऑटो रिलेशन भी बना दिया है। मैं ज़रा इसको डायल करता हूँ और फिर आपको खुद बना कर दिखाता हूँ ताकि थोड़ा अंदाज़ा हो कि हम किस तरह मॉडलिंग करते हैं। ये तो ऑटो डिटेक्ट उसने कर ली। ये देखिए दोनों में सेल्स पर्सन जो की है ना वो यूनिक कॉमन कॉलम है। यहाँ पर मेरे पास एक की है और यहाँ पर कीज मेरे पास रिपीट हो रही हैं। तो मैं सेल्स पर्सन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके ऊपर। तो आप देखिए इसने यहाँ पर
मैनी टू वन रिलेशनशिप एक बना दी है। ये आप साइड पर रिलेशनशिप की देख भी सकते हैं डिटेल। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझे दिखा भी देगा कि ये सेल्स पर्सन यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं और सेल्स पर्सन की यहाँ से सिलेक्ट हुई और ये रिलेशनशिप मेरे पास एक्टिव है। ये मेक श्योर करना कि इसको एक्टिव रखना है। अगर आप एक्टिव पे क्लिक नहीं करते तो अब देखिए ये लाइन चेंज कर देगा, ये डॉटेड लाइन शो करना शुरू कर देगा। तो डॉटेड लाइन से ये होगा कि रिलेशनशिप है तो सही लेकिन ये एक्टिव नहीं। तो इसको एक्टिव करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या यहाँ पर आपके पास इस साइड बार में भी ऑप्शन आ रही होती है, यहाँ से भी इसको एक्टिव किया जा सकता है। बस डबल क्लिक करके देखेंगे तो साथ वो टेबल की डिटेल्स भी बता देगा, अदरवाइज टेबल की डिटेल्स नहीं होंगी। तो अब एक और टेबल मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसके अंदर डेट का टेबल ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ जारी बात है सेल्स है या बजट है वो किसी डेट के साथ भी उनका ट्रेंड आ रहा है। तो मैं एक जेनेरिक डेट का टेबल भी ऐड करना चाहूँगा, लेकिन वो मैं ऐड एक न्यू टेबल करूँगा डैक्स को यूज़ करते हुए। तो आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि डैक्स क्या होता है। तो डैक्स बेसिकली डैक्स स्टैंड फॉर डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन है और इसमें इट्स अ फार्मूला लैंग्वेज है जहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई डाटा मैनिपुलेशन या एनालिसिस करने के लिए। और डैक्स को डिज़ाइन किया गया है रिलेशनल डाटाबेस जैसे कि और एक्सेल लाइक जो डाटा सोर्सेज हैं उनको अलाउ करने के लिए, ताकि वो अपनी कैलकुलेशंस डिफाइन कर सकें और कोई भी कैलकुलेटेड कॉलम्स है वो कैलकुलेट कर सके और एग्रीगेटेड रिजल्ट्स जो है वो जनरेट कर सके। और मज़ीद बात यह कि डैक्स के जो फंक्शन है वो यूज़ होते हैं वाइड टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि फिल्टरिंग है या कोई स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन है। तो विद इन माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम जो है ना ये या बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स और डाटा एनालिसिस के लिए डैक्स लैंग्वेज यूज़ होती है। तो डैक्स की आप हेल्प कहाँ से ले सकते हैं, डैक्स को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डैक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर भी जा सकते हैं और ऑनलाइन फोरम्स भी हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर भी आप जाकर डैक्स के बारे में हेल्प सीख कर सकते हैं। और ऑब्वियसली स्टैक ओवरफ्लो तो है ही जहाँ पर आप पावर बीआई का टैग लगाकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं ज़रा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसका ज़रा आपको ओवरव्यू करा देता हूँ। तो ये बेसिकली यहाँ पे जितने डैक्स फंक्शंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, डैक्स का ओवरव्यू भी मिल जाएगा। इसके सिंटेक्स कौन सा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसका सिंटेक्स भी सारा आपको बता देगा, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपको learn.microsoft.com के जो फोरम है ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन का, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपना डेट का टेबल ऐड करते हैं पावर बीआई के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक नया टेबल बनाने के लिए। तो एक न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ मैं, ये न्यू टेबल पे क्लिक करूँगा टेबल व्यू में जाके। तो यहाँ पर मैं एक डेट का टेबल कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो डेट पे क्लिक करता हूँ, सॉरी इसको मैं डेट का नाम देता हूँ, टेबल को डेट का नाम देता हूँ। डेट है कैलेंडर ऑटो का एक फंक्शन है। अब कैलेंडर ऑटो क्या करता है, रिटर्न्स अ टेबल विद वन कॉलम ऑफ डेट कैलकुलेटेड फ्रॉम द मॉडल ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो मॉडल में हमारे पास डेट्स का कॉलम है ना उसकी बेसिस पर एक ये कैलेंडर जनरेट कर देता है। उसको एंटर करेंगे तो ये एक डेट का आप देखिए टेबल ऐड हो चुका है हमारे पास। तो हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है तो हम इसकी टाइप को ज़रा चेंज कर लेंगे। इसका जो फॉर्मेट है वो हम सिर्फ डेट रख देंगे, हमें डेट टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी डेट आ जाएगी। डेट पे आने के बाद अब हम ये करेंगे कि इस पर मज़ीद हम कुछ कॉलम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसका फॉर्मेट भी हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट हमने क्या रखना है। तो फॉर्मेट लेट से हम ये रख लेते हैं, डेट मंथ एंड ईयर रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको आप मज़ीद भी चेक कर सकते हैं, मंथ डेट एंड ईयर भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट इसके अंदर हैं,
आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब आप एक और काम करें कि इसमें एक कैलकुलेटेड कॉलम बना ले और हम यहाँ से डे निकालना चाहते हैं। अब इसमें से हमने डे निकालना है, तो यहाँ पर एक न्यू कॉलम की ऑप्शन है, इसको हम न्यू कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर हम कॉलम बना लेंगे डे का। अब यहाँ पर हम डे का कॉलम बनाते हैं, डे इज इक्वल टू, डे का ही फंक्शन है, हम डे में से एक डेट का कॉलम दे देंगे। डे में से हम, हमारे पास जो टेबल है वो डेट का टेबल है और उसमें से हमने डेट का कॉलम ही उठाना है। तो इसको हम क्लोज पैरेंथेसिस कर देंगे। तो ये हमारे पास आप देखें इस वाले कॉलम से जो डेट थी उसने वो एक्सट्रैक्ट करके दे दी। तो इसी तरह हम मंथ का भी बना लेंगे। तो मंथ के लिए हम एक और कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू कॉलम बनाते हैं हम। तो मंथ के लिए हम बनाएंगे, तो इसको भी हम नाम दे देंगे मंथ का इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं कि हम इस पर रखेंगे फॉर्मेट की ऑप्शन। तो फॉर्मेट एक जो वैल्यू है उसको टेक्स्ट के स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो हमने डेट में से उठाना है डेट का कॉलम और इसमें से जो मंथ उठाएगा उसका हम फॉर्मेट रख देते हैं एम, 4 टाइम्स एम रख देते हैं। तो 4 टाइम्स हम एम रख देते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये हमें उसका कैलकुलेट करके दे देगा फुल जो नाम होगा मंथ का। देखिए जनवरी आ रहा है, फिर फरवरी आ रहा है एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे आप 2 एम रखते हैं तो आप देखिए वो सिर्फ उसका मंथ का काउंट दे रहे, और अगर हम 3 एम रखते हैं तो आप देखिए उसका फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स दे रहे। तो हम यहाँ पे कि हम सारा चूंकि चाहिए तो हम यहाँ पर मंथ का पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, जो नाम उसका आ रहा है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा उस कॉलम में से। इसी तरह मंथ को कैलकुलेट करने के बाद हम मंथ का जो नंबर है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि मंथ का नंबर क्या है। ठीक है, तो एक और कॉलम बना लेते हैं। अब इसको हम नाम दे देंगे मंथ नंबर का। तो मंथ नंबर के लिए हम दोबारा जाएंगे मंथ के ऊपर, सिंपल मंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथ के ऊपर जाएंगे हम और मंथ पे जाने के बाद हम दोबारा इसमें से डेट का उठाएंगे, डेट का, और इसको हम डॉट प्रेस करेंगे और इसमें से सिर्फ हम डेट उठा लेंगे। तो आप देखिए इसने जो मंथ नंबर है ना उसने सिंपल मंथ उठा लिया। अगर मैं आपको दोबारा फार्मूला ज़रा ओवरव्यू करवा दूँ तो डॉट के बाद आप देखिए वो सारा उसका शो करे कि आपको क्या क्या चाहिए, मंथ नंबर चाहिए, क्या चाहिए, सारा कुछ आपको दे रहा है। तो डेट में से आप सिंपल डेट उठाएंगे, पीछे मैंने मंथ का फार्मूला लगाया हुआ है तो सिंपल वो उसका मंथ पिक कर लेगा। फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ है, फोर्थ मंथ है एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर आप इस पर लगाते हैं मंथ नंबर लगाते हैं, अब देखिए मंथ नंबर वो सही नहीं दे रहा है, यहाँ पर 12 और 1 दे रहा है। तो इसलिए आपने मंथ के फार्मूले में जाकर मंथ को सिंपल सेलेक्ट, यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेना। तो डेट में से आप वो एग्जैक्ट आपका मंथ नंबर दे देगा। अच्छा, मंथ नंबर पे जाने के बाद आप एक और काम करना पड़ेगा, एक और कॉलम कैलकुलेट करें। अब हम ईयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो एक डेट में से पॉसिबिलिटीज निकल सकती है वो हम सारी इस टेबल में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ईयर का अगेन, ईयर जो फंक्शन है उसमें से हम डेट टेबल से डेट उठा लेते हैं, इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारे पास ईयर भी दे देगा, ये आप सारा देख सकते हैं, ईयर भी दे रहा है इसमें। ठीक है, 20 आ गया, 2019 आ गया, ये सारे वो कैलकुलेट करके दे रहे हैं। उसके बाद ईयर कैलकुलेट करने के बाद जो लास्ट चीज़ रह जाती है कि आएगा, हम क्वार्टर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगेन न्यू हम कॉलम क्रिएट करेंगे और क्वार्टर कैलकुलेट करेंगे। क्वार्टर के लिए जो फंक्शन यूज़ होगा वो बेसिकली यूज़ होगा, क्वार्टर का फंक्शन यूज़ होगा। क्वार्टर पे हम जाएंगे और डेट सेलेक्ट कर लेंगे डेट वाले टेबल में से।
तो ये कह रहा है फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है। तो यूजुअली जो हमारे पास हो रहा होता है ना, वो हम क्वार्टर के साथ QTR या Q1, Q-1 इस तरह लिख रहे होते हैं। तो अगर आप वैसे लिखना चाह रहे हैं तो इस फार्मूला में आप एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेंगे कि इसमें हम लिखेंगे QTR इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ और एंड लिख देंगे, यानी इन दोनों को कनकैट कर देगा। तो अब आप देखें कि वो Q1, Q2, Q3 इस तरह ये सारे के सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो भी आप देखें क्वार्टर और 1 में स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे आप क्वार्टर इन्वर्टेड कॉमर्स फिनिश होने से पहले एक स्पेस दे दें, तो उसको वो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ऐड कर देगा। तो यहाँ पर आप देखें कि एक यहाँ पर हमारे पास डेट टेबल के अंदर हमने 1, 2, 3, 4, 5 कैलकुलेशंस की। तो इनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि ये जो आपकी 5 कैलकुलेशंस हैं इनको आप मेक श्योर कर सकें कि ये आपने सही कैलकुलेट किए हैं। अब जो अगला हमारे पास काम रह गया ना इस क्लास के अंदर, वो रह गया कि ये जितना हमने डाटा बनाया ना, इसके हम ज़रा मॉडल में चेक करें कि कहाँ का रिलेशन बनता है इसका। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि ये तो मेरे पास क्रिएट हो चुका है। अब एक और बात ज़रा गौर करें कि हम कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म में क्रिएट करते थे ना, तो वो आपको क्लोज एंड लोड करके जाना पड़ता था और फिर वो चीज़ जाके मॉडल में लोड होती थी। लेकिन यहाँ पे डैक्स में जो हमने क्रिएट किया है वो डायरेक्ट मॉडल में जाता जा रहा है। यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन की है आप देखें ये मॉडल में साथ ही साथ शो हो रही है। तो अभी यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले सेल्स पर्सन का एक हमने रिलेशन बनाया था सेल्स वाले टेबल के साथ। अब हम ज़रा दोबारा चलते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को व्यू करते हैं कि कहाँ पे रिलेशन बन सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं टेबल्स की सेटलमेंट कर लेता हूँ, बजट को ज़रा इस तरफ ले आता हूँ और सेल्स पर्सन को अपने इधर ले जाता हूँ। बस वैसे ज़रा एक मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ ताकि ज़रा विजुअली देखना आसान हो, बाकी तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम देखें कि जो हमारा मैनेजर सेल्स पर्सन का टेबल है उसमें से एक तो सेल्स पर्सन की के साथ भी ज्वाइन किया हुआ है हमने, लेकिन ये एक और टेबल से भी ज्वाइन हो सकता है। अगर आप देखें कि ये जो सेल्स पर्सन का टेबल है ना और ये बजट वाला, ये सेल्स पर्सन आईडी से भी जुड़ सकता है। तो ये बजट के साथ हम इसको सेल्स पर्सन आईडी से भी जोड़ लेंगे। और इसके बाद जो हमारा है ना सेल्स वाले टेबल से हम एक और काम कर सकते हैं कि सेल्स पर्सन की जो ऑर्डर डेट है ना वो हम जाके इस डेट के साथ जोड़ दें। ये जो हमने डेट वाला भी बनाया इस डेट के साथ भी हम जोड़ देंगे तो ये भी एक रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेल्स में हमारे पास प्रोडक्ट की है ये और कहाँ पर शो हो रही है। तो आप देखिए ये प्रोडक्ट आईडी इसके अंदर शो हो रही है, ये एक रिलेशन तो पहले से हमारे पास बना हुआ। और ये सेल्स पर्सन की का भी इधर से ये बना हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास कनेक्ट हो। इसके बाद जो हमारे पास ये बजट की डेट है ना ये भी इसके साथ कनेक्ट हो सकती है। तो आप अगर देखें तो हमारे टोटल 5 रिलेशंस बन चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह एक हम अपने टेबल्स के अंदर डाटा मॉडलिंग कर सकते हैं और ये डिफरेंट तरह से हो सकती है। यहाँ पर इसे हमने एक टेबल क्रिएट करके किया, 2 यूनिक टेबल्स क्रिएट किए और फिर यहाँ पर हमने रिलेशन क्रिएट किया। अगर हम रिपीटेटिव रिलेशनशिप क्रिएट करते तो वो फिर थोड़ा सा एम्बिग्विटी आना शुरू हो जाती है हमारे मॉडल्स के अंदर। मिसाल के तौर पे वो फिर आपस में कनेक्टेड ना होते या इंटरकनेक्टेड ना होते, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू आ सकता था। इसकी वजह से ये हमने यूनिक टेबल्स क्रिएट किए और फिर रिलेशनशिप बनाए। ये तो हमने दोस्तों आज एक स्किल सीखी है, लेकिन ये डाटा मॉडलिंग आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। ये तो हमने 3-4 टेबल्स पे की है। रियल लाइफ में आपके पास ज़्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं या इतने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये स्किल प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दे दी है जिस तरह के हमारे पास रिलेशनशिप्स क्रिएट हुए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और दोस्तों हम अगली क्लास में क्या सीखेंगे, अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि अब हम डैशबोर्ड बनाना शुरू करेंगे। मॉडल्स भी बना लिए हमने, टेबल्स भी क्रिएट कर लिए, रिलेशनशिप किस तरह बनाना है हमने ये भी सीख लिया है। उसके बाद हम डैशबोर्ड की थीम कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम डिफरेंट विजुअल्स कैसे ऐड करते हैं,
उन विजुअल्स की क्या टाइप्स हैं, मेन विजुअल्स हम ऐड करेंगे इसके ऊपर, और टूल टिप क्या होती है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इसलिए आपने अगली क्लास मिस नहीं करनी, और इसमें हम ज़रूर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई है तो अपना चैनल है आपका अपना, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और मेरी वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।